ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। कोहरे की घाटी में रहस्यमय झरनों के नजदीक विद्युत और मलिका का मुकाबला चल रहा था। तभी वहां वैद्य नजूमी पहुंच गए और उन्होंने मलिका को उसकी इस हरकत के लिए फटकार लगाई। नजूमी के साथ एक और बूढ़े आदमी आए थे। विद्युत को उनकी शक्तियों से अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वहीं उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत, इनसे मिलो। ये है महाशक्ति स्तर के दाना, मलिका के गुरु, उसके दादाजी और मेरे अजीज दोस्त। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर विद्युत के चेहरे पर हैरानी। जैसे ही विद्युत ने अपने सामने खड़े बूढ़े दाना को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। वो महसूस कर पा रहा था कि दाना के शरीर से निकलती शक्तियां बहुत ताकतवर और साथ ही खतरनाक भी थी। उनकी शक्तियों ने आसपास के जहरीले कोहरे को भाप में बदल दिया था। शक्तियों की ऐसी काबिलियत और ऐसा ऊंचा मुकाम देखकर विद्युत ने मन ही मन हैरान होते हुए कहा, महाशक्ति स्तर। अभी विद्युत हैरानी भरे चेहरे के साथ बड़ी बड़ी आंखों से दाना के शरीर से निकलती शक्तियों को महसूस कर संभला भी नहीं था कि तभी दाना ने उसके पास आते हुए धीमी कंपकंपाती आवाज में कहा, लड़के, क्या तुम ठीक हो? विद्युत ने जैसे ही दाना की आवाज सुनी तो वो होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बुजुर्ग महाशक्ति दाना जी। ऐसा कहते हुए विद्युत की आवाज में खौफ था, क्योंकि दाना के शरीर से निकलती शक्तियों से विद्युत के शरीर में मौजूद धरामूल शक्ति बीज भी कांप रहा था। भले ही धरामूल तत्व शक्ति प्रकृति की 5 अनोखी शक्तियों में से एक थी, लेकिन विद्युत ये भी जानता था कि उसकी इस शक्ति का कोई रैंक ही नहीं था। हालांकि वो मूल तत्व शक्तियों में शामिल थी, लेकिन उसकी हमला करने की काबिलियत बहुत कम थी। इसलिए अक्सर विद्युत मुकाबले में उसका इस्तेमाल बचाव के लिए करता था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही दाना ने विद्युत के चेहरे की घबराहट देखी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने जोर जोर से हंसते हुए कहा, लड़के, तुम्हें मुझसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम शायद जानते नहीं हो, तुम मेरे जिगरी दोस्त नजूमी के साथ आए हो, तो इस नाते तुम मेरे लिए भी बेहद खास हो। जानते हो, नजूमी की खास दवा बनाने की काबिलियत किसी काबिल डॉक्टर से भी बहुत ज्यादा है। साथ ही मुझ जैसे न जाने कितने ही महाशक्ति स्तर के योद्धा उसके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अगर मलिका की वजह से तुम्हें कोई गहरा जख्म हो जाता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। दाना को यूं मजाकिया अंदाज में बात करते और उनकी तारीफ करते देख वैद्य नजूमी ने बनावटी नाराजगी से कहा, बस बस ठीक है, थोड़ी तो शर्म करो। हर जगह मेरी टांग खींचने में लग जाते हो। तुम दोनों दादा पोती ने मेरी नींद हराम कर रखी है। कम से कम ये तो सोचो कि हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ बहुत से ताकतवर लोग मौजूद हैं। क्यों ना हम लोग अपने तंबू में चले और वहां जाकर हम ये सब बात करते हैं। नजूमी के चेहरे पर नाराजगी देख दाना ने हंसते हुए कहा, बूढ़े नजूमी, तुम कब से डरने लगे लोगों से? छोड़ो कि ये शक्ति स्तर के मामूली योद्धा आखिर क्या ही कर लेंगे। ऐसा बोलते हुए दाना अपनी कंपकंपाती आवाज के साथ आसपास खड़े लोगों की शक्तियों को महसूस करते हुए बोला और उस जगह से उड़ते हुए वहां से जाने लगा। उन लोगों के जाने के बाद आसपास फैला हुआ सन्नाटा कुछ वक्त तक बरकरार रहा। कुछ समय बीतने के बाद नागिनी मुहिम ने खौफ भरी निगाहों से देखते हुए कहा, अब क्या करें बुजुर्ग सुनो, आपको नहीं लगता ये दाना कुछ ज्यादा ही ताकतवर है? ऐसे में हम उस लड़के को कैसे मार सकते हैं? इस समय नागिनी मुहिम के चेहरे पर महाशक्ति योद्धा की शक्तियों का खौफ दिखाई दे रहा था, जो उसके जाने के बाद भी कम नहीं हुआ था। असल में नागिनी मुहिम और गीदा कैसे भी करके विद्युत को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में हुए उससे हुए मुकाबले को हारने के बाद दल में उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी, जिसके चलते उन्हें बार बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। इसलिए वो कैसे भी करके विद्युत को कैद करना या मार डालना चाहते थे, ताकि सभी ताकतवर बुजुर्गों के सामने अपना रुतबा कायम कर सके। लेकिन अब जब मुहिम के पास एक सुनहरा मौका था
तो न जाने कहां से एक और ताकतवर योद्धा आ गया था जो महाशक्ति स्तर पर था और शक्तियों के मामले में नागिनी कबीले के सबसे ताकतवर बुजुर्गों में से कुछ लोगों से भी ज्यादा ताकतवर था। वहीं 9वें और 8वें नागिनी बुजुर्ग ने मोहिम की बात पर ध्यान दिया तो उनमें से एक ने नाराजगी से कहा, मोहित, तुम्हारा और ईदा का दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने इस महाशक्तिदाता के बारे में सुना है, तब शायद तुम पैदा भी नहीं हुए थे। महायुद्ध के दौरान बचे सुरक्षित दल में से एक दल इसका भी था। और रही बात ताकत की, तो इस दल के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ये दल बहुत पुराने वक्त से सियान द्वीप में राज करता चला आ रहा है। इस बात का अंदाजा तुम उस लड़की से लगा सकते हो जिसके पास खास मेडोरा की सफेद आंखें हैं। इतना कहकर वो कुछ याद करते हुए आगे बोले, शायद तुम जानते नहीं हो, एक बार 20 से अधिक महाशक्ति स्तर के योद्धाओं ने इस दल के एक मेंबर पर हमला कर उसे मार दिया था और उस मेंबर की सफेद मेडोना की आंखें निकाल ली थी। तब इसी दाना ने उन 20 के 20 योद्धाओं के दलों को शमशान बना दिया था। ये मजाकिया लहजा सिर्फ दिखावे का है। अगर मामूली स्तर के योद्धा इसके सामने भी आ गए तो उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर देगा। यह है दाना। तुम्हें ऐसे ही लड़के से मुकाबला करना था। कम से कम दुश्मनी करने से पहले ये तो सोच लिया करो कि अगर पासा उल्टा पड़ा तो तुम क्या करोगे। अच्छा हुआ हम यहाँ मौजूद थे। अब मुझे ये बात जवान पीढ़ी के लीडर अदम और बाकी बुजुर्गों को बतानी होगी। इस बार तो ताकतवर लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अगर गलती से भी हम नाकाम रहे तो बड़े लीडर इतने नाराज हो जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग सुमू और बुजुर्ग होशी दोनों पलक झपकते ही गायब हो गए, जिसे देख नागिनी मुहिम ने नाराजगी से गीदा को देखते हुए कहा, ये बुजुर्ग तो अपने गुरूर के चलते किसी की सुनते ही नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये लोग जरूर कोई साजिश रच रहे हैं नागिनी कबीले के खिलाफ। ये बोलकर वो भी तेज रफ्तार में वहां से गायब हो गया। वहीं सब लोगों के जाते ही एक काली परछाई ने गंभीर आवाज में कहा, बड़े बुजुर्ग, अब क्या करे, ये दाना तो बहुत ताकतवर है। ऐसा कहते हुए उस योद्धा के चेहरे पर घबराहट थी। वहीं दूसरी ओर अपने साथ आए योद्धाओं की बात सुनकर उस बड़े बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में हंसते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसकी शक्तियां मेरी जितनी ही है। हम जिस काम से आए हैं वो पूरा करेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने साथ आए सभी को चलने का इशारा किया और वो सभी एक परछाई में बदलकर वहां से जाने लगे। ये सभी पिशाच साम्राज्य के लोग थे। वहीं उस जंगल से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर कुछ लोगों के हंसने की आवाज तंबू से बाहर आ रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दाना और वैद्य नजूमी की थी। वो कुर्सियों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विद्युत अपनी खर्च की गई शक्तियों को वापस हासिल करने के लिए अपने तंबू के अंदर ध्यान में बैठा हुआ था। उसके शरीर को अगर कोई ध्यान से देखता तो उससे 102 शक्ति के बिंदु नजर आते जो उसकी शक्ति सोखने की रफ्तार को बढ़ा रहे थे। तभी विद्युत को किसी के आने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए धीमी आवाज में कहा, मालिका, यूं किसी को छुपकर देखना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी, जिसे देख मलिका ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम? बस इतना कहने के बाद मलिका दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कह पाई और नाराज नजरों से विद्युत को घूरते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें युद्ध देखने का। वो तो तुम्हें दादाजी ने बुलाया है, वरना मैं तो तुम्हें कब तक खत्म कर देती। ऐसा कहते हुए मलिका वहां से चली गई। वहीं विद्युत का उस इलाके में मौजूद कुदरती शक्तियों पर ध्यान था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। असल में विद्युत मलिका से मुकाबले के बाद अपनी बहुत सी शक्तियां खो चुका था। इसलिए जब उसने ध्यान के जरिए अपनी मौजूदा शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि आचार्य थामा ने सही कहा था कि झरनों की इस रहस्यमयी घाटी में मौजूद शक्तियां कितनी असरदार थीं। यहाँ आकर विद्युत ने अपनी मौजूदा शक्तियों को ही हासिल नहीं किया था, बल्कि लगातार ताकतवर लोगों से मुकाबले के बाद उसे महसूस हो गया था कि उसकी शक्तियां अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और वो अब अजय स्तर के आखिरी पड़ाव में पहुंचने से मात्र एक कदम की दूरी पर था। इस तरह शक्तियों को बढ़ते देख विद्युत ने फैसला किया कि अब वो बचा खुचा समय
ध्यान और ट्रेनिंग में बिताएगा ताकि वो रहस्यमय दरवाजा दल पहुंचकर मुकाबले को जीत सके, क्योंकि विद्युत अब तक अपनी किस्मत और अपनी खास तकनीकों के दम पर मुकाबलों को जीतता आया था। ऐसे में अगर कभी उसका किसी ताकतवर दुश्मन से सामना हुआ तो वो यकीनन बुरी तरह से हार सकता है। यही सब सोचने के साथ वो उठकर कपड़े बदलने लगा। वहीं यहाँ चल रही इन सब बातों से अनजान हजारों किलोमीटर दूर रहस्यमय दरवाजा दल के इलाके में एक गुफा में बैठी रोजी के चेहरे पर गहरी उदासी थी, जिसे देख उसके सामने बैठे आचार्य थामा ने गंभीर आवाज में कहा, रोजी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत वक्त रहते यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा कहते हुए भले ही आचार्य थामा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी फिक्र थी, जिसके चलते उन्होंने मन ही मन कहा, विद्युत, उम्मीद करता हूं तुम ठीक होगे। असल में रहस्यमय दरवाजा दल के मुकाबले का पहला पड़ाव खत्म हो चुका था और 2 दिन बाद से दूसरे पड़ाव के मुकाबले शुरू होने वाले थे। ऐसे में आचार्य थामा को भी अब चिंता होने लगी थी कि विद्युत वक्त रहते मुकाबले में पहुंच भी पाएगा कि नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक ठंडी आह भरी। वहीं मिस रोजी ने आचार्य थामा को ध्यान करते हुए देख मन ही मन चिंतित होते हुए कहा, पता नहीं विद्युत और नाज कैसे होंगे। विद्युत और नाज को गए लगभग महीना बीत चुका था। पिछले दिनों मुकाबले में कुछ मौतें होने के कारण रहस्यमय दरवाजा दल को बहुत से ताकतवर लोगों को संभालना पड़ गया था, जिसकी वजह से मुकाबले को कुछ दिन आगे बढ़ाना पड़ा, वरना अब तक मुकाबले का दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका होता और विद्युत बिना लड़े ही मुकाबला हार चुका होता। वो तो विद्युत की किस्मत अच्छी है कि यहाँ वो जब तक दूसरे मुकाबलों में उलझा रहा, तब तक वहां मुजाका साम्राज्य में भी मुकाबले के अगले पड़ाव को भी आगे बढ़ा दिया गया था। क्या विद्युत समय पर पहुंच पाएगा रहस्यमय दरवाजा दल? क्या होगा जब